नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। आज हम हिंदी के उपयोजित लेखन पर आधारित बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसा विषय आज देखने वाले हैं जिसका नाम है कहानी लेखन। कहानी लेखन के बारे में जानने से पहले हमें उसे लिखने का तरीका और उस पर आधारित गुण के बारे में जानकारी ले लेना ज़रूरी है। कहानी लेखन ये आपको हिंदी के जो पेपर है, बोर्ड का जो पेपर है, उसमें 5 अंकों के लिए आती है और इस अंकों का विभाजन विभिन्न पद्धति से किया जाता है। ठीक है, तो कहानी लेखन लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें है कि आपको पता ही है कि कहानी लेखन या कहानी सुनना हम सभी बच्चों को, बड़ों को, बूढ़ों को, सभी को पसंद है। कहानी और रोचक ढंग से बताने का भी एक तरीका होता है, उसी प्रकार रोचक ढंग से लिखने का भी एक तरीका होता है। आप जितने रोचक ढंग से कहानी बताओगे या लिखोगे तो उतने अच्छे अंक आपको मिलेंगे, क्योंकि आपकी कहानी उतनी ज़्यादा प्रभावी होती है। तो कहानी लिखते समय हमें 2-3 चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। कहानी लिखना एक कला है। क्या है? कला है। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कहानी लिखने के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीज़। तो मित्रों, कहानी लेखन गद्य साहित्य का सबसे रुचिकर विधा है। मतलब आपको पता है कि कहानी लेखन जो है वो सबसे रुचिकर यानी अत्यंत प्रिय या इंटरेस्टिंग ऐसी एक रचना है जो हमें लिखने के लिए काफ़ी या सुनने के लिए काफ़ी अच्छी लगती है। कहानी सुनना और सुनाना सभी को अच्छा लगता है। सभी को, हर कोई कहानी सुनना भी चाहता है और सुनाना भी चाहता है और उसे पसंद भी आता है। कहानी लेखन एक कला है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है मित्रों, क्योंकि कहानी लेखन ये कला इसलिए है क्योंकि आप किस प्रकार से उस कहानी को ढालते हैं, आप किस प्रकार से उस कहानी को बनाते हैं, उस किस प्रकार से उसमें और ज़्यादा आनंद और मनोरंजन भरते हैं, ये भी एक कला है। कहानी लिखना एक कला है, सुनाना भी एक कला है, जिससे अभिव्यक्ति क्षमता का विकास होता है तथा छात्रों को कल्पना शक्ति एवं भाषा ज्ञान का मूल्यांकन भी किया जाता है। मतलब आपकी कल्पना शक्ति उससे पता चलती है और आपकी कल्पना शक्ति को नए पंख उससे लगते हैं। मतलब आप कैसे जब तक सोचोगे नहीं, जितनी ज़्यादा जानकारी आप लोगे नहीं, जितनी ज़्यादा आप खुद को क्या नहीं करते, अपडेट नहीं रखोगे जनरल चीज़ों के बारे में, जितने ज़्यादा आप जनरल चीज़ों से मतलब क्या जागरूक रहोगे, उतना ज़्यादा आपकी जो कहानी आप लिख रहे हो उसमें आपकी कहानी कल्पना शक्ति का पता चलेगा। अगर आप सिर्फ पुस्तकों तक सीमित है तो आपकी कल्पना शक्ति उतने अच्छे से कहानी लिखते समय उजागर नहीं होगी। लेकिन आप अगर चारों तरफ आपकी नज़र पैनी है, आप न्यूज़ भी देखते हो, आप पत्र पत्रिकाएँ भी पढ़ते हो, आप सिलेबस के व्यतिरिक्त और कुछ पढ़ते हो, तो निश्चित रूप से आपकी कहानी इतर बच्चों से बिल्कुल अलग होगी। तो ये कल्पना शक्ति कब बढ़ती है? जब हम विविध प्रकार की चीज़ें देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं मित्रों। परीक्षा में कहानी लेखन से संबंधित प्राय 4 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये प्राय 4 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन हमारे जो महाराष्ट्र बोर्ड के एग्ज़ाम में सिर्फ इसमें से अभी फ़िलहाल की स्थिति में एक ही प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है। दी गई अधूरी कहानी को पूरा करे लिखिए। मतलब आपको अधूरी कहानी दी जाएगी या कहानी के मुद्दे दिए जाएंगे और मुद्दों के आधार पे आपको कहानी लिखनी होगी। मतलब अधूरी कहानी यानी मुद्दे दिए जाएंगे, जैसे एक कौवा था, डैश डैश डैश, वो काफ़ी लालची था, डैश डैश डैश। तो इस प्रकार से कहानी अधूरी पद्धति से पूरी करके रहेगी, लेकिन वो पूरी नहीं होगी, आपको उसे अपने शब्दों में पूरी करनी होगी। तो कोई जो सिलेबस होता है, जैसे किसी दिए गए शीर्षक के आधार पे कहानी लिखो, तो ये किसी अलग मतलब जो अपन पैटर्न बोलते हैं CBSE ICSE बोर्ड, उसमें आता होगा
चित्रों के को देखकर कहानी लिखना, ये भी हमें पहले आता था, अभी नहीं आता है, क्योंकि वो बच्चों को समझना, उसको आकलन करने में मुश्किलात जाती है। इस वजह से ये अभी हमारे इसमें आता नहीं है। दिए गए संकेतों के आधार पर कहानी लिखना, तो ये भी बच्चों को काफ़ी कठिन जाता है। इस वजह से फ़िलहाल ये तीनों पद्धति हमारे इसमें नहीं है। हमारे इसमें है कि अधूरी कहानी को के मुद्दे को पूरा करके आपको लिखना होता है। ठीक है, तो हमको कहानी लेखन किस प्रकार से आती है वो आपने समझ लिया है, तो वो आपको ध्यान। अब कहानी लिखते समय परीक्षा में क्या कौन सी चीज़ें ध्यान रखनी है उस पर ध्यान दो। कहानी रूपरेखा के आधार पर लिखने की सूचना दी जाती है, मतलब जो रूपरेखा दी जाती है, मतलब जो कहानी का भाग दिया जाता है उसके आधार पर आपको कहानी पूरी करनी होती है। इसलिए कहानी का आशय समझने के लिए वो रूपरेखा हमें 2 बार पढ़नी चाहिए। मतलब हमें जो कहानी के मुद्दे दिए हैं उसे एक बार पढ़ने से हमारे वो ठीक से दिमाग में आएगा नहीं। इस वजह से जब तक हम वो रूपरेखा को ठीक से समझेंगे नहीं, तब तक हम कहानी को हमारे दिमाग में अच्छे से बिठा नहीं पाएंगे। इस वजह से कहानी अच्छे से बनेगी नहीं, लिखी नहीं जाएगी जब तक वो हमारे दिमाग में आएगी नहीं। इस वजह से वो रूपरेखा आपको कम से कम 2 बार ध्यानपूर्वक पढ़नी है। कहानी शुरू करने से पहले हमें शीर्षक लिखना होता है। कहानी का शीर्षक कहानी से संबंधित, संक्षिप्त तथा अर्थपूर्ण होना चाहिए। देखिए, शीर्षक को भी अंक होते हैं मित्रों। अगर आप शीर्षक सही ढंग से देते हैं, जिस प्रकार से आपको कहानी के मुद्दे दिए हैं, मुद्दों के आधार पर आपने कहानी अपने दिमाग में बना ली है, उसके बाद सर्वप्रथम आपको शीर्षक सोच लेना है। जैसे ईमानदार लड़का, जो भी शीर्षक है वो आपको सोच कर वो शीर्षक बीच में सेंटर में आपको लिखना है। पेपर के सेंटर में आपको शीर्षक लिखना है। कहाँ शीर्षक आपके कहानी से संबंधित होना चाहिए मित्रों, नहीं तो उस कहानी से अगर उसका कोई संबंध नहीं है तो आपको उसके अंक मिलेंगे नहीं। ठीक है, कहानी कम से कम 3 परिच्छेद में होनी चाहिए। परिच्छेद यानी पैराग्राफ। कहानी में कम से कम 3 प्रकार के पैराग्राफ आपको बनाना है, मतलब परिच्छेद आपको बनाना है। मतलब कंटिन्यूसली कहानी इस जैसी ये पेजेस है, इसमें कंटिन्यू कहानी आपको लिखते जाना नहीं है, आपको परिच्छेद बनाकर लिखना है। कम से कम 3 परिच्छेद होना अनिवार्य है। कहानी के 3 भाग, अब परिच्छेद 3 बना रहे हो तो स्वाभाविक है कि कहानी के भाग भी 3 होना चाहिए। तो सबसे पहला जो भाग है वो प्रस्तावना, नंबर 1 प्रस्तावना, दूसरा है कहानी का विस्तार, तीसरा है निष्कर्ष। मतलब उससे हमें क्या चीज़ की सीख मिली है। प्रस्तावना में आप दे सकते हो कि फलाना फलाना गांव था, इस गांव में काफ़ी लोग रहते थे, तो शुरुआत करनी है। मतलब उस किसान का नाम रामू था, जो भी आपको लिखना है। और कहानी के विस्तार में वो कहानी को पूरी तरह से पिरोना है आपको, मतलब कहानी का पूरी जो आइडिया है उसको लिखना है। कहानी किस पद्धति से आगे जा रही है उसके बारे में लिखना है। और निष्कर्ष में मतलब हमें उससे क्या सीख मिलती है, हमें क्या सीखने को मिलता है, वो आपको लिखना है। तो ये तीनों चीज़ आपको कहानी लिखते समय ध्यानपूर्वक देखना है मित्रों। बाद में कहानी हमेशा भूतकाल में लिखी जाती है, क्योंकि कहानी जो लिखते हैं हम वो बीत चुकी हुई चीज़ों के बारे में लिखते हैं, घटनाओं के बारे में लिखते हैं। जिस वजह से कहानी लिखते समय हमेशा कहानी भूतकाल में लिखनी चाहिए। कई कई घटना अनुसार पात्रों के संवाद कभी वर्तमान काल या भविष्य काल में लिखे जा सकते हैं। मतलब घटनाक्रम के अनुसार ये लिख सकते हो, लेकिन ज़्यादातर कहानी आपको भूतकाल में ही लिखनी है। कहानी का पूरा लेखन रूपरेखा जो क्रम दिया गया उसी अनुसार लिखा जाना चाहिए। समझो आपको मुद्दे दिए, ये मुद्दे दिए, जिस क्रम में मुद्दे दिए ना, तो उसी क्रम में आपको कहानी पूरी करनी है। अगर आप आखिर से शुरुआत करेंगे और शुरुआत की तरफ बढ़ोगे तो कहानी पूरी तरह से गलत हो जाएगी। आपको मुद्दे के आधार पे स्टेप बाय स्टेप, क्रम बाय क्रम आपको बढ़ना है और कहानी को पूरा करना है। ठीक है, ये भी बहुत ज़रूरी बात है आपको ध्यान में।
कहानी लिखते समय भाषा शैली पर विशेष ध्यान देना चाहिए। भाषा व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध होनी चाहिए। कहानी में योग्य स्थान में विराम चिन्ह होना चाहिए, क्योंकि विराम चिन्हों का भी उतना ही महत्व है मित्रों जितना कहानी का महत्व है। आपको पता है कि विराम चिन्हों के बगैर आपका वाक्य पूर्ण होता नहीं, आप समझ नहीं पाते आपको क्या बोलना है। इस वजह से विराम चिन्हों का सही से उपयोग करना चाहिए। कहानी की भाषा शुद्ध होनी चाहिए। कहानी में जहाँ ज़रूरत है वहाँ मुहावरे डालना चाहिए, मतलब आपको मुहावरे का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। कहावतों का भी आप उपयोग कर सकते हो, ठीक है। तो ये सभी चीज़ अगर आप कहानी में उपयोग में लाते हो तो आपकी कहानी उतनी ही ज़्यादा प्रभावी होगी। तो मुहावरे और कहावतों का आपको ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना है। आपकी कहानी को और ज़्यादा प्रभावी बनाने में ये ज़रूर आपकी मदद करेंगे मित्रों, ठीक है। तो आगे देखते हैं। कहानी के अंत में सीख लिखने की आवश्यकता होती है। सीख अगर दोगे नहीं, क्योंकि सीख को भी अंक होते हैं मित्रों, और अंकों का छोड़ो लेकिन सीख दोगे नहीं तो हमें कहानी से क्या सीखने को मिला, क्या प्रेरणा मिली, वो ज़रूर अपने को समझेगी नहीं। इस वजह से कहानी की सीख लिखना आपको बहुत ज़रूरी है मित्रों। तो कहानी की सीख आप ज़रूर लिखिए और इसी प्रकार से कहानी आपको पूरी करनी है। शीर्षक से लेकर सीख तक आपको कहानी मुद्दों के आधार पर प्रभावी ढंग से अपने कल्पना शक्ति के आधार पर पूर्ण करनी। तो अभी हम कहानी के बारे में विस्तृत रूप से जान चुके हैं, ठीक है। अभी हम थोड़ा सा उसके बारे में और जानकारी लेते हैं। अभी हम देखते हैं कि कहानी किस प्रकार से होती है। कहानी मुद्दों के आधार पर लिखी जाती है मित्रों। कहानी लगभग 70 से 80 शब्दों में लिखकर उसे उचित शीर्षक देना होता है। मतलब कम से कम 70 से 80 शब्दों में आपको लिखना है और उसे उचित शीर्षक देना है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, कहानी लेखन के लिए 5 अंक होते हैं, मैंने आपको बताया। कहानी बहुधा मुद्दों के आधार पर लिखने के लिए कहा जाता है। कभी किसी सुवचन अथवा कुछ शब्दों के आधार पर कहानी लिखने के लिए कहा जाता है, लेकिन ये कम ही होता है। आपको कहानी मुद्दों के आधार पर ही लिखनी होती है, यह आप ध्यान में रखिए 10वीं के महाराष्ट्र बोर्ड के अनुसार, ठीक है। कहानी लिखते समय ध्यान रखने वाली बातें हमने इसके पहले ही एक ज्ञात कर लिए, लेकिन फिर से एक बार हम नज़र डालते हैं, क्योंकि ये जिसके द्वारा मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ ये आपको काफ़ी महत्वपूर्ण होगी, ठीक है। सबसे पहले कहानी की रूपरेखा अच्छी तरह समझ लीजिए। उसके लिए आप एक रूपरेखा 2 बार पढ़ लीजिए, मैंने इसके पहले आपको बताया। अगर आप 2 बार ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में कहानी अच्छे से छप जाएगी। रूपरेखा का विस्तार, कहानी के प्रत्येक संकेत का क्रम से विस्तार कीजिए। कहानी के स्थान, पात्र आदि के नाम दीजिए। अगर उसमें स्थान पात्र का नाम नहीं तो आप अपने दिमाग से, अपने ख्याल से, आप अपने हिसाब से स्थान का नाम वगैरह दे सकते हो, ठीक है। पात्रों से बातचीत के संवाद के रूप में लिखिए। अगर संवाद के रूप में लिखने हैं तो आपको अवतरण चिन्ह का वगैरह उपयोग करना होता है। अन्य महत्वपूर्ण बातें जो है, तो कहानी हमेशा भूतकाल में होनी चाहिए मित्रों। मैंने बताया कहानी को 3 से 4 परिच्छेदों में लिखना है, तो 4 परिच्छेद की आवश्यकता नहीं, कम से कम 3 परिच्छेद में होना चाहिए। लिखावट स्वच्छ साफ सुथरी होनी चाहिए। विराम चिन्हों का उपयोग उचित पद्धति से आपको करना चाहिए। शीर्षक, कहानी के मुख्य पात्र, प्रसंग के या संदेश के आधारित एक छोटा सा शीर्षक देना चाहिए। शीर्षक बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, बहुत छोटा भी नहीं होना चाहिए। शीर्षक योग्य होना चाहिए। कहानी की लिखावट स्वच्छ और सुंदर होनी चाहिए और कहानी को योग्य ये सीख देनी चाहिए, ठीक है। तो अभी हम एक कहानी लिखकर देखते हैं मित्रों। आप चाहे तो ये अपने किताब में लिख सकते हो। आपको जो जो पॉइंट अच्छे लग रहे हैं कहानी के मुद्दों को ध्यान में रखते हुए उसे आप लिख सकते हो। तो आज हम कहानी के बारे में जानते हैं। समझो कि अगर निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर 70 से 80 शब्दों में
कहानी लिखकर उसे उचित शीर्षक दे दीजिए तथा सीख लिखिए। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, 70 से 80 शब्दों में ये मुद्दे आपको दिए हैं। ये मुद्दे आपको ठीक से समझ लेना है और उस पर कहानी आपको लिखनी है। ठीक है, तो अभी हम मुद्दे पढ़ते हैं। एक कौवा और हंस, बीच में एक छोटी डैश दी जाती है। आपको ये ध्यानपूर्वक पढ़ना है ताकि आओ मुद्दे आपके दिमाग में बैठ जाए। दोनों में मित्रता थी, दोनों को का आकाश में उड़ना। सड़क में एक ग्वाले का दधी पात्र लेकर गुजरते हुए देखना। कौवे का पात्र पर चुपचाप बैठकर दही खाने का आग्रह। हंस का इनकार। कौवे का घसीट कर ले जाना। कौवे का चोंच नच नचाकर दही का स्वाद लेना। हंस को बैठा रहना। आहट पाकर कौवे का उड़ जाना। हंस का पकड़ा जाना और साथ में उसका परिणाम। तो इससे हमें क्या पता चलता है मित्रों कि दो पक्षी आपस में मित्रता होती है और बहुत गहरी मित्रता रहती है, जिसमें एक कौवा है और एक हंस है। दोनों में मित्रता होती है, दोनों बड़े मज़े से आकाश में उड़ते हैं। और एक दिन अचानक उन्हें एक रास्ते से एक ग्वाला दधी पात्र लेकर गुजरते हुए दिखता है और अचानक कौवे के मन में लालच उत्पन्न होता है और उसे चुपचाप से वो दही खाने का मोह होता है। लेकिन जो हंस है, हंस एक ईमानदार हंस बड़ा ईमानदार होता है और उसके दिमाग में आता है कि नहीं, ये गलत बात है, इस प्रकार की बात हमें नहीं करना चाहिए। चोरी कर कर दूसरे का दही खाना या कोई भी चीज़ करना ये गलत बात है, इसलिए वो कौवे से इनकार करता है। लेकिन कौवा है, उसका दिमाग में एक बार पाप बैठ गया है, तो वो चाहता है कि मुझे वो दही खाना ही है। तो वो क्या करता है, हंस को घसीट कर ले जाता है। कौवा जो चोंच है उसे नचा नचा कर चुपके से दही का स्वाद लेता है और हंस बेचारा वहाँ बैठा रहता है, वो उस पर ध्यान नहीं देता है। लेकिन अचानक जब ये आवाज़ होता है तो जो ग्वाला होता है उसे आहट पाकर वो उड़ जाता है। जब वो उठता है तो कौवा बड़े होशियारी से वहाँ से उड़ जाता है और उस ग्वाले के हाथ में हंस आ जाता है। बाद में हंस का क्या होता है इसके बारे में आपको लिखना है। तो अभी हम कहानी देखते हैं मित्रों। कहानी के बारे में आपको पता चल गया। तो अभी कहानी का नाम तुम दो देख सकते हो, एक तो हंस और कौवा। ठीक है, पहला नाम है हंस और कौवा, अथवा तुमको दो नहीं देना है, एक ही देना है, लेकिन यहाँ पर उदाहरण के रूप में दो दिए, हंस और कौवा या बुरी संगत का परिणाम। तो बुरी संगत का परिणाम मुझे अच्छा लगा नाम, तो आप यही नाम दिया तभी आपको चलेगा, हंस और कौवा नहीं दिया तभी चलेगा। बुरी संगत का परिणाम, ये देखिए जिस प्रकार से सेंटर में दिया है उसी प्रकार से आपको सेंटर पे नाम देना है। तो अभी आपको कहानी कैसी लिखनी है वो देखेंगे हम। ठीक है, तो एक पर्वतीय नगर था, विराम चिन्ह दिया इन्होंने। एक पर्वतीय नगर था, वहाँ सड़क के किनारे एक वृक्ष पर एक कौवा रहता था। उसी वृक्ष पर एक हंस भी रहता था। ठीक है, दोनों में अच्छी मित्रता थी। दोनों दूर दूर तक आकाश में उड़ते थे, पेड़ पर उछल कूद करते थे और खुश रहते थे। तो ये आपका होगा पहला परिचय, जिसमें उन्होंने कौवे के बारे में और हंस की मित्रता के बारे में संक्षिप्त रूप में जानकारी दिया। आगे देखते हैं मित्रों। एक दिन कौवा और हंस दोनों पेड़ पर बैठे हुए थे। उन्होंने एक ग्वाले को सिर पर दधी पात्र लेकर सड़क से गुजरते हुए देखा। दही देखकर कौवे के मुंह में पानी भर आया। उसने हंस से कहा, देखिए ये मतलब दुहेरी अवतरण चिन्ह में, क्योंकि वो उसका जिस प्रकार से उसने कहा वो जैसी के वैसी यहाँ पर बताया गया, मतलब वो जो स्टेटमेंट उसने किया वो वैसी की वैसी लिखा गया, इस वजह से उसे दुहेरी अवतरण चिन्ह में लिखा गया। तो चलो हम दोनों दही की हांडी के मुंह पर बैठकर दही का स्वाद लें। तो उस पर हंस ने जो कहा वो भी दुहेरी अवतरण चिन्ह में जैसी के वैसी लिखा गया। इस तरह की चोरी से किसी चीज़ का खाना अच्छी बात नहीं, मैं तो नहीं आऊँगा। इस पर कौवे ने हंस की मित्रता की कसम खिलाई और बलपूर्वक खींचकर उसे दही के हांडी के
मुख पर ले गया। देखो, कभी कभी मित्रता करनी चाहिए, लेकिन मित्रता करने के बाद हमें किस बात का साथ देना चाहिए। अच्छी बात पर हम मित्र का हमेशा साथ देना चाहिए, लेकिन अगर कोई गलत चीज़ करता है तो उसका साथ हमें बिल्कुल देना नहीं चाहिए, भले ही वो हमारा कितना ही अच्छा मित्र क्यों नहीं हो। क्योंकि झूठी बातों में, गलत चीज़ों में हमें किसी का भी साथ देना नहीं चाहिए। ठीक है। तो कौवा नोच मटका मटका कर दही का स्वाद लेने लगा। मतलब वो उसको खींच कर लेके जाता है और बड़ा ही मटका मटका कर दही का स्वाद लेने लगा, जबकि हंस चुपचाप बैठा रहा। क्यों था? क्योंकि उसकी इच्छा ही नहीं थी वहाँ जाने की, उसकी इच्छा नहीं थी कि दही खाने की। अचानक तीसरा, ये दो परिच्छेद हो गए। अचानक ग्वाले को हंडी पर किसी के होने की भनक लगी, क्यों आहट लगी। उसने एक हाथ से हंडी कसकर पकड़ी और दूसरे हाथ से उसे टटोलने लगा। आहट पाते ही कौवा फौरन उड़ गया और हंस ग्वाले की पकड़ में आ गया। आहट पाते ही कौवा, देखो कितना चतुर मित्र है। इस प्रकार का धूर्त मित्र रहने से अच्छा हमारा मित्र न हो, वही अच्छा है। अगर मुश्किलात के समय में इस प्रकार से मित्र भाग जाता है तो इससे बुरा और कोई चीज़ नहीं हो सकती है। तो वो वहाँ से उड़ गया और हंस उसके पकड़ में आ गया। क्रोधित ग्वाले ने उसे मार डाला। तो इस प्रकार से उस बेचारे का कुछ भी गुनाह न होते है उसकी मौत हो गई। हंस ने दुष्ट कौवे की संगति की, इसलिए उसे जान से हाथ धोना पड़ा। मतलब हंस ने एक गलत मित्र चुना था, जिस वजह से उसे अपने जान से हाथ धोना पड़ा। तो सीख हमें इस प्रकार से लिखनी है, दुष्ट की संगत जानलेवा होती है। दुष्ट की संगत जानलेवा होती है। तो इस प्रकार से हमने कहानी में देखा है, शीर्षक दिया है, कहानी को 2 से 3 परिच्छेदों में बांटा है और साथ में सीख लिखी है, तभी जाकर ये कहानी अत्यंत प्रभावी हो चुकी है। तो इसी प्रकार से आपको मुहावरों का, इसी प्रकार से आपको सही विराम चिन्हों का उपयोग करना है, ताकि आपकी कहानी बहुत ज़्यादा प्रभावी दिखे और अंक भी आपको पूरे में से पूरे मिल सके। तो आशा करता हूँ कि आपको कहानी लेखन ठीक ढंग से समझ में आई होगी। तो इसी प्रकार से आप दूसरी कहानी लिखकर देखिए और इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। धन्यवाद।